नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, या तो हम यूँ कह लें कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, या फिर यूँ कह लिया जाए कि आपकी जिज्ञासा की वजह से ही हम निरंतर कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजते हैं, और उन प्रतिक्रियाओं से हमें ये बात समझ में आती है कि आप हमारे लेक्चर्स द्वारा लाभ उठा रहे हैं। तो मित्रों, बताना चाहेंगे आपको कि हम आज से आपके लिए एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, और ये श्रृंखला है थिएटर यानी कि रंगमंच पर। आप में से बहुत से लोग अभिव्यक्त करते हैं जब अदायगी की जाती है एक मंच पर, तो कुछ लोग इसे रंगमंच कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं थिएटर। क्या ये दोनों अलग अलग शब्दावली का रूप है, या फिर ये एक ऐसा अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसके द्वारा कलाकार चित्रण करते हैं, यानी कि सजीव चित्रण करते हैं पात्रों के द्वारा, एक कहानी के द्वारा, और समाज को कुछ न कुछ देने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, आप समझ ही गए हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। यही कि हाँ, हम आपके लिए आज से एक नई श्रृंखला थिएटर यानी कि रंगमंच पर शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए बताना चाहूँगी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं काजल सूरी जी आकाशवाणी के ड्रामा विभाग में पैक्स हैं, और इससे भी बड़ी उपलब्धि इनके बारे में बताना चाहेंगे कि ये थिएटर से जुड़ी हुई हैं। इप्टा से इनका गहरा संबंध है। इन्हें बहुत से नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं थिएटर के लिए। साथ ही साथ इन्होंने बहुत से नेशनल थिएटर फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया है, प्रतिभागी रही हैं, और साथ ही साथ ये कुछ ऐसे चुनिंदा डायरेक्टर्स में से हैं जिनके प्लेस जब देखे जाते हैं, जिनका थिएटर जब देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि ये अपने प्लेस के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से हमसे कुछ कह रही हों, हमारे जीवन के बारे में कुछ कह रही हों। हाल ही में इन्होंने एक ऐसा ही प्ले डायरेक्ट किया जहाँ पर सभी महिला डायरेक्टर्स मौजूद थी, उनके प्लेस दिखाए गए, और इनके लिए सौभाग्य की बात यह है कि इस थिएटर फेस्टिवल में इनके थिएटर से, इनके प्ले से ही ओपनिंग की गई। तो मित्रों, बताना चाहेंगे आपको कि निरंतर ये सीसी की लाइव रिसर्च लेक्चर्स के माध्यम से भी आप तक पहुंच रही हैं। रेडियो पर इन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स किए हैं। आपको समय मिले तो आप ज़रूर इन लेक्चर्स को देखिएगा। फिलहाल यही कहना चाहूँगी कि हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे काजल सूरी जी का, जिनके माध्यम से हम थिएटर के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। काजल जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है सीसी की लाइव रिसर्च लेक्चर्स में। बहुत शुक्रिया गीतिका जी। तो आप ही से जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने खुद कहा थिएटर और रंगमंच, क्या ये दो अलग अलग शब्दावली हैं, या हम ये कह लें कि नहीं, ये एक ही शब्द के दो रूप हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रंगमंच की जब हम बात करते हैं तो रंगमंच का मतलब होता है नाटक, खेल, और ये दो शब्दों से बना हुआ है, रंग और मंच। रंग का मतलब कलर, यानी दर्शकों का जो रंगमंच देखने दर्शक आए हुए हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो चित्र हों, और छत हो रंगमंच की दीवारें हों, पर्दा हो, उन सबको चित्रों से चित्रित किया जाता था, खूबसूरत बनाया जाता था। तो वो रंगों का इस्तेमाल होता था। साथ ही साथ जो काम करने वाले अभिनेता हैं रंगमंच में, उनके जो पोशाकें होती थी, उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते थे, वो भी रंग बिरंगे होते थे, खूबसूरत होते थे, ताकि रंगों के माध्यम से जो दर्शक हैं उनको आकर्षित किया जाए। और मंच वो जगह जहाँ पे जो दर्शक हैं, दर्शकों से जो फर्श है, फर्श से थोड़ा सा जो ऊंचा, फर्श की बेस से जो ऊंचा होता है, वो मंच है, ताकि जो दर्शक होते हैं, जो लास्ट रो में जो दर्शक बैठा हुआ है, वो भी आसानी से देख सके कि क्या हो रहा है। तो इन दो शब्दों को मिला के बना है रंगमंच। और दर्शकों के जो बैठने की जगह है, उसको कहा जाता है प्रेक्षागार। और जो भवन है, पूरा रंगमंच का जो भवन है, उसको प्रेक्षागृह और नाट्यशाला या रंगशाला ये कहा जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में थिएटर को ओपेरा का नाम भी दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि
थिएटर क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है थेट्रॉन, एक ग्रीक वर्ड है थेट्रॉन, उससे ये शब्द जो थिएटर है ये निकला हुआ है, ये आप देख भी सकते हैं। और इसका जो मतलब है, जिसका मतलब होता है सीइंग प्लेसेस, जो ग्रीक वर्ड से जो वर्ड थिएटर निकला है, इसका मतलब होता है जो थेट्रॉन वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड से, उसका मतलब होता है चीज़ों को देखना। जो भी चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं एक ऑडियंस के सामने, जो थिएटर को देखने के लिए आए हैं, वो किस तरह से उन चीज़ों को परसीव करते हैं, किस तरह से वो उन चीज़ों को लेते हैं, ये एक जो ग्रीक वर्ड थेट्रॉन है, इसका ये मतलब होता है, मीन्स कि किस तरह से आप चीज़ों को देखते हो। अगर हम अब बात करते हैं थिएटर वर्सेस ड्रामा की, व्हाट इज़ थिएटर और वर्सेस ड्रामा, मतलब लोग ये समझते हैं कि थिएटर और ड्रामा एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं थिएटर और ड्रामा को अपने शब्द में इंटरचेंज करते हैं, लेकिन ये जो वर्ड हैं ये दोनों अलग हैं एक दूसरे से। थिएटर एक बिल्डिंग हो सकती है, एक जगह हो सकती है, एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग हो सकती है, चाहे वो आर्किटेक्ट डिज़ाइन हो या फिर कंस्ट्रक्शन हो। लेकिन अगर हम ड्रामा की बात करें तो ड्रामा का फोकस जो होता है वो होता है रिटन एक्शंस पे, डायलॉग्स पे, जिनको हम डायलॉग्स कहते हैं, उन शब्दों पर ड्रामा का फोकस होता है। जबकि थिएटर का फोकस सिर्फ ये होता है कि उसकी बिल्डिंग कैसी हो और उसका आर्किटेक्ट कैसा हो और जो उसका जो जगह है वो कैसा हो। लेकिन ड्रामा में शब्दों पे ज़्यादा ज़ोर होता है, जिनको हम डायलॉग्स कहते हैं, उन पे ज़्यादा ज़ोर होता है। थिएटर की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि थिएटर एक ऐसी जगह भी होती है जैसे जहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपना काम करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक प्ले ग्राउंड भी हो सकता है, जैसे या डॉक्टर अगर जहाँ अपना काम करते हैं, जैसे हम कहते हैं ऑपरेशन थिएटर, तो ये एक थिएटर एक अलग जगह हो गई, लाइक ऑपरेशन थिएटर जहाँ एक एक्सपर्ट अपना काम कर रहा है। और इसी तरह से जैसे सिनेमा देखने जाते थे तो हम कहते हैं कि यूज़ किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था कि हम इस वाले थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं, तो उस थिएटर को हम उससे जोड़ सकते हैं। ड्रामा को हम उससे बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते। ड्रामा अलग है, थिएटर अलग है। थिएटर एक जगह है जहाँ आप ड्रामा कर सकते हो, रंगमंच एक जगह है जहाँ आप कर सकते हो, नाटक कर सकते हो। थिएटर का मतलब ऑक्यूपेशन भी हो सकता है कि आप क्या काम करते हैं। और अमूमन देखा जाता है कि कोई किसी से पूछो आप क्या करते हैं तो कहते हैं मैं थिएटर करता हूँ। ये आपका प्रोफेशन हो सकता है। आप ये नहीं कहते कि मैं ड्रामा करता हूँ। थिएटर इज़ ए प्रोफेशन, थिएटर को एज ए प्रोफेशन भी ले सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि थिएटर एक बिल्डिंग हो सकती है, थिएटर को देखा जाए जो एक ऑक्यूपेशन की तरह से इसको लिया जा सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि किसी से पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो वो कहते हैं मैं थिएटर करता हूँ, या ऑपरेशन थिएटर की मैंने बात की, सिनेमा के थिएटर की मैंने बात की। तो ये अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। ये ड्रामा और थिएटर दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि जहाँ ड्रामा आप थिएटर में ही कर सकते हैं। थिएटर के आर्किटेक्ट की अगर हम बात करें कि थिएटर का आर्किटेक्ट कैसा होना चाहिए जहाँ पे थिएटर होता है, एक ये 4 तरीके के हैं इसमें। सबसे पहले हम लेते हैं प्रोसेनियम थिएटर, उसके बाद है थर्स थिएटर, फिर एरिना थिएटर और ब्लैक बॉक्स। ये 4 तरह का आर्किटेक्ट इस्तेमाल होता है थिएटर करने के लिए। प्रोसेनियम थिएटर की अगर हम बात करें तो जो प्रोसेनियम थिएटर होता है ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप नाटक करते हैं, लेकिन वो चारों तरफ से उसकी कोई दीवार नहीं होती, सिर्फ एक स्टेज होता है और कोई दीवार नहीं होती। वहाँ आप नाटक कर सकते हैं, इंडोर ही होता है लेकिन दीवार कोई नहीं होती। ये प्रोसेनियम थिएटर हो गया। थर्स थिएटर की अगर हम बात करें तो थर्स थिएटर बहुत ज़्यादा इंटीमेट होता है। इसमें चारों तरफ जो होती है, एक जो मंच होता है, मंच के चारों तरफ सीट होती है जहां बैठकर जो ऑडियंस है वो थिएटर देख सकते हैं। और ऑडियंस और थिएटर करने वाले जो अभिनेता होते हैं, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उस नाटक में, उनके बीच एक बहुत ही इंटीमेट सा रिलेशन बन जाता है, बहुत ही क्लोज सा रिलेशन बन जाता है। वो फील करते हैं कि बिल्कुल सामने हो रहा है, कोई दूरी भी नहीं है, बस 3 तरफ से आप बैठे हुए हैं और सामने आपका थिएटर हो रहा है। इस तरह के थिएटर को कहा जाता है थर्स थिएटर। एरिना थिएटर की अगर हम बात करें तो एरिना थिएटर जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एरिना थिएटर में चारों तरफ से जो होती हैं सीट्स होती हैं, चारों तरफ से सीट होंगी, बीच में थिएटर होगा। और ये भी बहुत इंटीमेट है, इससे भी जो थिएटर करने वाले हैं और जो ऑडियंस है उनके बीच एक बड़ा इंटीमेट सा रिलेशन उस वक्त हो जाता है जब वो थिएटर देखने के लिए आते हैं।
और इस तरह का जो थिएटर होता है, जो एरिना थिएटर होता है, इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस होता है वो प्रॉपर्टीज़ कि किस तरह की चीज़ें थिएटर में इस्तेमाल होती हैं। जो आप एक्ट कर रहे हो, जो भी आप नाटक कर रहे हो, उसमें किस तरह की चीज़ें, प्रॉप्स किस तरह की इस्तेमाल हो रही हैं, उस पर फोकस होता है। और कॉस्ट्यूम, जो आपने कपड़े पहने हैं, जो आप किरदार निभा रहे हो, उस किरदार के लिए जो आपने कपड़े पहने, कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, उन पे फोकस होता है। लेकिन इसमें इन चीज़ों पे फोकस नहीं होता कि आपके आसपास जो थिएटर में सीनरी कैसी हो, कैसा उसका चित्रण हो, चित्र कैसे हो, रंग कैसे हो, इन चीज़ों पे फोकस नहीं होता। एरिना थिएटर में मेनली 2 चीज़ों पर ही फोकस होता है। पहला है प्रॉपर्टीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा है कॉस्ट्यूम। इन चीज़ों पे फोकस होता है। देन देयर कम्स ब्लैक थिएटर। ब्लैक थिएटर एक फ्लेक्सिबल स्पेस होता है, जैसे एक कमरा ही, बड़ा सा हॉल ही ले लीजिए। हॉल में चारों तरफ से आपने चेयर्स लगाई हैं, पहले छोटी चेयर, फिर ऊपर ऊंची करके आप चेयर्स लगा रहे हैं, और बीच में एक जगह है जहाँ पे एक थिएटर हो रहा है, और वो फ्लेक्सिबल है। खाली जगह में आप खाली जगह का आप इस्तेमाल कर सकते हो थिएटर करने के लिए। सिर्फ अपने आसपास चेयर्स लगानी है, और चेयर्स अपनी अकॉर्डिंग टू हाइट लगानी होती है आपको। ये जो पीछे वाला है वो देख सके आसानी से कि आगे थिएटर क्या हो रहा है। जो आगे सीट पे बैठा हुआ है उसकी वजह से वो ब्लॉक ना हो सके, तो वो अकॉर्डिंग टू हाइट चेयर्स लगाई जाती हैं। जैसे आपने इस पिक्चर में भी देखा है, ये इस तरह के थिएटर को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ये किसी भी खाली जगह पे को आप ऑडिटोरियम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें कि थिएटर में जो ऑक्यूपेशन है किस तरह का काम कर सकते हैं आप थिएटर में, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रोड्यूसिंग की। कि आपने एक स्क्रिप्ट ले लिया और फिर आप को ये जो नाटक है इसको आप प्रोड्यूस करेंगे। तो एज अ प्रोड्यूसर आपका एक काम है कि नाटक को किस तरह से आपने प्रोड्यूस करना है। प्रोडक्शन के बाद, प्रोड्यूसिंग के बाद आपके पास एक आइडिया आ गया, आपने डिसाइड कर दिया कि आपने इसको प्रोड्यूस करना है। दिस इज़ योर ऑक्यूपेशन। को आप एज ऑक्यूपेशन ले सकते हैं कि आप थिएटर को, नाटक को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन कम्स डायरेक्टिंग। उसके बाद प्रोड्यूस तो आप कर रहे हैं, फिर थिएटर को, नाटक को आपने डायरेक्ट करना है। ये आप खुद भी कर सकते हैं या किसी को ला भी सकते हैं जो इंटरेस्टेड हो नाटक को डायरेक्ट करने के लिए। तो दूसरा ऑक्यूपेशन आ सकता है थिएटर को, नाटक को डायरेक्ट करना। देन कम्स एक्टिंग। एक्टिंग के लिए आपके पास जो आप इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहें, एक्टिंग करने का, जो थिएटर में आप एक्ट कर रहे हैं उसके लिए, उसको अगर आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहें कि आपको एक्ट ही करना है और थिएटर ही करना है। कई लोगों का जुनून होता है, कई लोगों का पैशन होता है थिएटर। तो अगर आपने इसको अपना जुनून ही बनाना है, अपना पैशन बनाना है थिएटर, तो आप इसमें एक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि आपको सिर्फ एक्ट ही करना है, आपको प्रोड्यूस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट नहीं करना, लेकिन आपको सबसे पहले थिएटर में जाकर एक्ट करना है, तो ये भी आपका एक प्रोफेशन हो सकता है। एंड अगर डिज़ाइनिंग, तो आपने आपकी चीज़ें हो गई, आपने प्रोड्यूसर भी हो गया आपका, और आपने डायरेक्ट का भी आपने हो गया कि आप कई लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं, कई लोग एक्ट करना चाहते हैं, कई लोग डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं कि थिएटर इज़ अ क्राफ्ट। ये क्राफ्ट है कि आपने जब आप थिएटर करने गए, सिर्फ ये चीज़ें ही काफ़ी नहीं हैं, आपने किस तरह से डिज़ाइन किया है उसको, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जो आप नाटक ले रहे हैं उसको आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से आपने टेक्निकल चीज़ें उसमें इस्तेमाल करनी है, वो सारी, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो साउंड हो, जो भी चीज़ आपने आपके दिमाग में हो वो डिज़ाइनिंग आती है। सेट डिज़ाइनिंग हो, वो सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग में आती हैं। देन कम्स बिल्डिंग, कि आप किस तरह की बिल्डिंग लेना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ओपेरा कर रहे हैं, या फिर आप इस तरह एक कॉम्पैक्ट से रूम में कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ चेयर्स लगी हुई हों, किस तरह का आप करना चाहते हैं। स्टेज को किस तरह से मैनेज करते हैं कि सिर्फ आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ही काफ़ी नहीं होता। स्टेज में एक टीम वर्क है जिसमें आपके मेकअप वाले है, आपके लाइट पे कौन है, आपके म्यूज़िक पे कौन है, आपके कॉस्ट्यूम में कौन है, उनके साथ असिस्टेंट कौन है। फिर आपका जो स्क्रिप्ट है कि आपका स्क्रिप्ट बिल्कुल सही बोला जा रहा है, कहीं प्रॉम्प्टिंग की ज़रूरत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें ऑक्यूपेशन में आते हैं। इसके अलावा हाउस मैनेजमेंट भी होता है। जैसे आप कहीं बाहर एक अपना थिएटर ग्रुप को लेकर जा रहे हो, जो भी लोग आपके साथ जा रहे हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कहीं आपने एक्ट करना है, आपने प्रोड्यूस करना है, तो एक अलग डिपार्टमेंट होता है कि जो आप काम कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की तरफ का ध्यान नहीं है, तो आप इन चीज़ों को कैसे संभालेंगे, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। ये हो गया ऑक्यूपेशन में, इस थिएटर के ऑक्यूपेशन में आता है। देन कम्स प्ले राइटिंग। प्ले राइटिंग की अगर हम बात करें तो प्ले राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो
थिएटर से बाहर भी हो सकती है। कि आपको उसके लिए थिएटर में बैठकर आपको नाटक नहीं लिखना है। जो थिएटर है वो जिसको प्ले भी कहते हैं, प्ले का मतलब होता है खेल। ये जो थिएटर है इट्स काइंड ऑफ प्लेइंग, कि आप एक खेल को खेल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि आप जब थिएटर कर रहे होते हैं, जो आप हैं वो आप खुद प्रेजेंट नहीं करते, आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और एक आप काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, एक इमेजिनेशन रहते, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड होता है जिसमें आप रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बच्चा गेम खेल रहा है, वो चोर पुलिस का गेम भी खेलता है, वो डॉक्टर का गेम भी खेलता है। उसी तरह थिएटर में आप अगर कोई नाटक कर रहे हैं जो चोर पुलिस या डॉक्टर से रिलेटेड हो, कुछ उसमें ऐसे किरदार हो, तो आप इमेजिन कर रहे हो, आप डॉक्टर नहीं हो लेकिन आप उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हो कि आप ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप वो नहीं हैं। तो ये एक इट्स लाइक प्लेइंग, आप खेल रहे हैं किसी चीज़ को। तो इस तरह जो थिएटर है उसको आप खेल भी कहा जाता है कि ये खेल है। आर्ट की अगर हम बात करें तो थिएटर एक ऐसा आर्ट है, ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी है, सिर्फ क्रिएटिविटी है, कल्पना है, एलिगेंस है और ये एक और इसमें एस्थेटिक हार्मनी है। इन सब चीज़ों को मिलाकर थिएटर बनता है। एस्थेटिक हार्मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन थिएटर। आपकी इमेजिनेशन, आप कितने क्रिएटिव हो, अपनी चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी क्रिएशन को, जो आपकी क्रिएशन है उसको आप किस तरह से, अपनी इमेजिनेशन को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए। जो आपने कंसीव किया है उसको आप किस ढंग से लोगों तक ला सकते हो, ये एक आर्ट है। और आप किस तरह से जो ऑडियंस है उनकी सोल को टच कर सकते हो, जो आप मैसेज देना चाहते हो वो आप कितनी बुद्धिमत्ता के साथ, कितनी इंटेलिजेंस के साथ लोगों की इमोशंस को आप टच करते हो, ये एक आर्ट है। सिर्फ थिएटर करना ही काफ़ी नहीं है, ये सब चीज़ों का समावेश बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ नहीं होगी आप एक इम्पैक्ट जो होता है वो इम्पैक्ट आप नहीं छोड़ पाओगे। इसके अलावा जो दूसरी फॉर्म है थिएटर की, जैसे पोइट्री हो गई, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गया, म्यूज़िक हो गया। यहाँ पे एक जैसे सिंगर है वो गाना गा के अपने आप को, आप खुद होते हुए भी वो गाना गा के अपने आप को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है कि वो वास्तव में वही व्यक्ति है और वही व्यक्ति गाना गा रहा है। और पेंटिंग अगर कोई कर रहा है वो वही व्यक्ति है, वही पेंटिंग कर रहा है, उसी का नाम आएगा। लेकिन जब आप एक्टिंग कर रहे हो, स्टेज पे आप जब एक्ट कर रहे हो तो आप किसी दूसरे कैरेक्टर में ख़ुद को ढाल लेते हो। आप वो नहीं हो जो आप एक्ट कर रहे हो, आप वो पर्सन नहीं हो, आप ख़ुद को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। पोइट्री, पेंटिंग, स्कल्पचर में आप ख़ुद को प्रेजेंट कर रहे हो, आप गाना गा रहे हो, ख़ुद को प्रेजेंट कर रहे हो, आप पेंटिंग कर रहे हो, ख़ुद को प्रेजेंट कर रहे हो, स्कल्पचर कर रहे हो, ख़ुद को प्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन जब आप एक्टिंग कर रहे हो, थिएटर कर रहे हो, तो आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप किसी और किरदार को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि अगर सपोज़ एक 25 साल की लड़की को 80 साल की ओल्ड लेडी का करेक्टर करना है, तो वो लड़की 25 अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेगी, शी हैज़ टू रिप्रेजेंट उस 80 साल की ओल्ड लेडी को रिप्रेजेंट करना है कि वो है, वो एक्चुअली वो नहीं है जो 25 साल की वो है, उसको स्टेज में उस किरदार में रिप्रेजेंट करना है उस करेक्टर को। या ये देखा जाए कि एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर, अगर आपका किरदार एक डॉक्टर का है तो आपको डॉक्टर को रिप्रेजेंट करना है, आपको खुद को रिप्रेजेंट नहीं करना कि आपका ये प्रोफेशन नहीं है, लेकिन आपको एक डॉक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए ना आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा। अगर आप एक ओल्ड लेडी का करेक्टर कर रहे हो तो आपको उसके लिए भी होमवर्क करना पड़ेगा कि उनके मैनरिज्म कैसे हैं, किस तरह से एक ओल्ड लेडी बात करती है, आपको अपनी आवाज़ बदलनी होगी। आप 25 साल की लड़की की आवाज़ और 80 साल की ओल्ड लेडी की आवाज़ में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लानी पड़ेगी, अपने अंदर लानी पड़ेगी, आपको आवाज़ पे काम करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी गले की, आपको आवाज़ अंदर से लगानी पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जब आप एक्ट कर रहे हो तो आप यू डोंट हैव टू बी सॉफ्ट। आपको सॉफ्ट होते हुए भी आपको ये ज़रूर सोचना है कि अगर आप सॉफ्ट हो और आपकी आवाज़ ऑडियंस तक ना पहुँचे तो उसका सारा इम्पैक्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो इसमें आपकी आवाज़ का थ्रो बहुत ज़रूरी है, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर हो और आवाज़ जो लास्ट रो में ऑडियंस बैठकर आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उन तक आपकी आवाज़ का थ्रो ज़रूर पहुँचे। आपको चिल्लाना नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए आपको एक्सरसाइजेज़ करनी है, आपको गले की एक्सरसाइजेज़ करनी है, आपको वर्कशॉप्स करनी है। बहुत असर पड़ता है
है इन सब चीज़ों से, आपकी आवाज़ पर। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और आप किस तरह से किसी किरदार को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी और के सामने, और किसी और यानी ऑडियंस के सामने आप किस तरह अपने किरदार को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसके बाद एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि थिएटर में पहले मास्क का बहुत इस्तेमाल किया जाता था, अभी भी होता है लेकिन अब इतना नहीं होता, अभी होता है लेकिन इतना नहीं होता पहले की निस्बत। पहले बहुत इस्तेमाल किया जाता था मास्क का। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो परफॉर्मेंस जब हम दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, आपसी बातचीत कहते हैं। लेकिन जब दो लोग किसी को एंटरटेन करने के लिए, किसी को जागरूक करने के लिए आपस में बात करते हैं तो वो परफॉर्मेंस कहलाती है। आप कोई प्ले कर रहे हैं किसी को, लोगों को जागरूक करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक ले लिया एड्स, आपने इस पर एक थिएटर करना है, आपने इस पर नाटक तैयार करना है दो लोगों का। तो आप आपस में जो भी आपके संवाद होंगे, डायलॉग्स होंगे, वो कम्युनिकेशन नहीं होंगे, वो आपकी परफॉर्मेंस होगी। और आप इस परफॉर्मेंस को किस तरह से लोगों के सामने ला सकते हैं, किस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया, जो आपकी परफॉर्मेंस होती है, जो आपकी मोड ऑफ परफॉर्मेंस होती है, वो प्रेजेंटेशनल होती है और रिप्रेजेंटेशनल होती है। वो मैंने आपको बताया कि आपने जब अपने किरदार, किसी और किरदार को रिप्रेजेंट करना होता है किसी दूसरे के सामने, आपने खुद को प्रेजेंट नहीं करना होता, आपने रिप्रेजेंट करना होता है किसी दूसरे किरदार को लोगों के सामने जो आप नहीं होते हैं। और ये सारी आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। अगर आपकी परफॉर्मेंस ही थिएटर का जो मेन क्रक्स है वो आपकी परफॉर्मेंस है। अगर आपकी परफॉर्मेंस ही सही नहीं है, दमदार नहीं है, तो थिएटर का सारा चार्म ही ख़त्म हो जाएगा। आप ज़्यादा बचा नहीं पाओगे उस नाटक, उस प्ले को। और जो थिएटर है, अगर लाइव परफॉर्मेंसेस की हम बात करें तो जो थिएटर होता है ये लिविंग या ब्रीदिंग है, कि जो आप कर रहे हो उस टाइम वास्तव में वो हो रहा है, वो कोई रिकॉर्डेड नहीं है, वो कोई एडिटेड नहीं है। जो आप एक्ट कर रहे हो वही एक्ट जो आपके सामने ऑडियंस बैठे हैं उन तक पहुंच रहा है। उसी वक्त आपको फीडबैक मिल रहा है। आप अच्छा कर रहे हो तो आपकी तारीफ़ हो रही है, आपका अच्छा नहीं हो रहा तो उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलत थे। तो ये लिविंग एंड ब्रीदिंग है, सांस लेता हुआ है थिएटर। तो और इसके अलावा आप जो ऑडियंस हैं, जो आपके दर्शक हैं, उनके साथ आप सेम जो स्पेस है, जो भी जगह है, स्पेस जो है उसको आप शेयर कर रहे हो कि ऑडियंस भी वही है और आप एज एन एक्टर भी वही हो। एक तरह का आपका एक रिलेशन सा बन जाता है अभिनेता और उनके साथ जो ऑडियंस होते हैं। और लाइव थिएटर जो है ये एक रिलेशनशिप सी क्रिएट करता है ऑडियंस और एक्टर्स के बीच में। एक्टर जो एक बार स्टेज पर आ जाता है तो वो अपनी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस देता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। ये थिएटर में होता है, रंगमंच पे होता है। लेकिन अगर हम फिल्मों की बात करें या फिर हम टीवी की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, एक आर्टिस्ट आ जाता है, वो आके अपना काम करता है, अपनी परफॉर्मेंस देकर चला जाता है। उस परफॉर्मेंस में और निखार करना, उस परफॉर्मेंस को एडिट करके उसमें बाकी टेक्निक्स यूज़ करके आप उस परफॉर्मेंस को कितना अच्छा बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें फिल्म एंड टीवी में होती हैं। लेकिन थिएटर में ऐसा नहीं होता। थिएटर में जो आप परफॉर्म कर रहे हो वही आपका फाइनल टेक है, आपका रीटेक थिएटर में कभी नहीं होता। जबकि आपका रीटेक फिल्म्स में होता है, टीवी में होता है, लेकिन आपका रीटेक थिएटर में नहीं होता। जो आपने एक बार कर दिया वो आपका फाइनल हो गया। और सेकेंडली स्क्रिप्ट एंड रिहर्सल की बात करें कि जो थिएटर है इसमें जो भी परफॉर्मेंसेस होती है वो स्क्रिप्ट रिहर्स की होती है। आपने अगर कोई स्क्रिप्ट ले ली, सबसे पहले आपने एक स्क्रिप्ट ले लिया और स्क्रिप्ट के बाद आमतौर पर स्क्रिप्ट ले लिया आपने, और उसके बाद आप कितनी रिहर्सल करते हो, कितना उसको निखारते हो। आपके सपोज 20 लोग आपके इस नाटक में काम करना है तो आपने एक स्क्रिप्ट ले ली और उस स्क्रिप्ट में आपके 20 लोग हैं और 20 लोगों को लेकर आपने कितने दिन रिहर्सल की, कितना आपने निखारा, क्योंकि आपको सबका पूरा का पूरा जो आपको अपना रोल है वो आपको ज़बानी याद करना है। उसके सिर्फ ज़बानी याद ही नहीं करना, आपने अपनी आवाज़ को किस तरह से मॉड्यूलेट करना है, फिर आपकी एक्शंस कैसी होंगी, आपके ब्लॉकिंग कैसे होगी, आप डायलॉग बोलते कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, कहाँ आपको लाइट मिलेगी, कहाँ आप को किस तरह से आप लाइट्स लेंगे, ब्लॉकिंग कैसे होगी, कहाँ तक आप जाएंगे, आपकी आवाज़ का थ्रो कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें रिहर्सल में डिपेंड होती हैं और इसके लिए रिहर्सल बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है थिएटर के लिए।
अगर आप सपोज़ अगर आप भूल गए, और इसके अलावा इसमें ये भी है कि रिहर्सल तो इम्पॉर्टेंट है ही, स्क्रिप्ट के साथ साथ इम्प्रोवाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ अगर आप आपने एक बड़ा करैक्टर है जिसमें बहुत सारे डायलॉग्स हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि बाई चांस अगर आपको रिहर्सल का टाइम ना मिला हो, रिहर्सल आपकी कम हो, तो आप भूल गए, सपोज़ आप अपना डायलॉग भूल गए, तो आप थिएटर में इम्प्रोवाइजेशन की बहुत आप कर सकते हो, इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो डायलॉग को, कि आप रुक गए, चुप हो गए, उसकी जगह वो आपका नहीं चलेगा। आपका जो विट है वो कैसे डायलॉग अगर भूल गए तो कैसे आप उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। दिस ऑल्सो ये बहुत मैटर करता है। एंड द प्ले फुली एग्जिस्ट ओनली ऑन इट्स परफॉर्मेंस। मैंने पहले भी ये बात कही है कि जो एक नाटक है, जो एक प्ले है, वो पूरी की पूरी तरह परफॉर्मेंसेस पर डिपेंड करता है कि जो आर्टिस्ट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इस पर ये डिपेंड करता है। स्क्रिप्ट की हम बात करें तो जो स्क्रिप्ट है उसको आप ये नहीं कह सकते कि स्क्रिप्ट अच्छा है तो प्ले हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने बात की, परफॉर्मेंस भी बहुत ज़रूरी है। जो वर्ड्स, जो शब्द, जो अल्फाज, जो लफ्ज़ एक राइटर स्क्रिप्ट के ज़रिए एक कागज़ पर उतारता है, वो उसके आइडियाज़ होते हैं, वो उसके विचार होते हैं। लेकिन ये एक नाटक, ये एक प्ले, ये एक खेल तभी बनता है जब उसको परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर या कहीं पे भी आप परफॉर्म करना चाहें। किस तरह से आपको कॉस्ट्यूम्स के ज़रिए, कॉस्ट्यूम्स की मदद से, लाइट्स की मदद से, मेकअप की मदद से, म्यूज़िक की मदद से, परफॉर्मेंस की मदद से उसको आप किस तरह एग्जीक्यूट करते हो, लोगों तक पहुंचाते हो, इस पर डिपेंड करता है, सिर्फ स्क्रिप्ट पर डिपेंड नहीं करता। और एक स्क्रिप्ट को आप नहीं कह सकते कि एक प्ले है। स्क्रिप्ट कैन नेवर बी अ प्ले। स्क्रिप्ट तब तक बिल्कुल प्ले नहीं होगा जब तक उसको प्ले नहीं कह सकते, उसको खेल नहीं कह सकते, जब तक वो लोगों तक नहीं पहुँचे। स्क्रिप्ट लोगों तक पहुँचेगा इन सब चीज़ों की मदद से, मेकअप की मदद से, परफॉर्मेंस की मदद से, रिहर्सल की मदद से, इन सब की मदद से ही स्क्रिप्ट ऑडियंस तक पहुँचेगा। इंडियन थिएटर की हम बात करते हैं तो जो इंडियन थिएटर है इसका ये बहुत पुराना है, इसका ट्रेडिशन बहुत पुराना है, और ये ज़्यादातर बेस्ड होता था भारतीय रीति रिवाजों पर। और ब्रिटिशर्स के टाइम में थिएटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। उनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए थिएटर को एक टूल की हैसियत से इसको यूज़ किया जाता था। उनके खिलाफ जो भी अंदर आक्रोश था उसको थिएटर के ज़रिए बाहर निकाला जाता था, जो थिएटर करने वाले लोग थे उस वक्त ब्रिटिशर्स के टाइम में। तो लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका असर हुआ है थिएटर पे, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो फिनांस हो, इन सब चीज़ों का वाकई बहुत असर पड़ा है इंडियन थिएटर पर। थिएटर की जो बहुत अभी तक जो देहात की अगर बात करें, देहात में अभी तक जो फोक थिएटर है वो लोग बहुत पसंद करते हैं। दूर दराज गांव में हमारे बहुत लोग अभी तक फोक थिएटर को बहुत पसंद करते हैं, और जो उसका जो थीम होता है, इनका जो विषय होता है, वो भी उन्हीं की चीज़ों पर बेस्ड होता है, उन्हीं की जो सेंटिमेंट्स होते हैं उन पर बेस्ड होता है, उनकी जो सोशियो पॉलिटिकल हैपनिंग्स होती हैं, उनकी जो रूढ़िवादियाँ होती हैं उन पर बेस्ड होता है। ये एक तरह से स्टायर भी होता है, उनकी जो रूढ़िवादियाँ हैं, उनके जो समाज के जो भी देहात में जो भी चल रही होती हैं उस वक्त की चीज़ें जो सही नहीं होती समाज के लिए, या रूढ़िवादियाँ होती हैं, ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो बहुत स्टेल हो चुके हैं, उन पर एक स्टाइल भी होता है फोक थिएटर। जो फोक थिएटर होता है वो उसमें लाउड मेकअप, लाउड ड्रेस और भारी भरकम जो करैक्टर होते हैं, ये सब चीज़ें उनमें होती है। और कहीं भी, और थिएटर इसमें ये बात होती है कि आप मेक शिफ्ट स्टेज होता है, यानी आप कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हो। आप गली के एक नुक्कड़ में एक जगह से बना लो और वहाँ पे आप फोक थिएटर को कर सकते हो। और फोक थिएटर के अगर हम मेन एग्जांपल्स दें आपको तो ये है जो बहुत पॉपुलर है, जो इंडिया से बाहर भी इनका इस तरह के फोक थिएटर का नाम है, वो है वेस्ट बंगाल में जो जात्रा है
ये एक बहुत ही पावरफुल फोक थिएटर है। और जे.एन.के की हम बात करें तो जे.एन.के में बांट पत्थर जो है ये एक जिसमें सारा जे.एन.के की रिचुअल जे.एन.के की चीज़ों को लिया गया है, वो बांट पत्थर के ज़रिए लोग इसको कनेक्ट करते हैं। गुजरात का भवाई फोक थिएटर, इट्स वेरी वेरी पॉपुलर। और जो नॉर्दर्न इंडिया में रामलीला अभी तक कितनी पॉपुलर है कि लोग तो बहुत हर जगह उन दिनों रामलीला होती है और लोग इतने खुशी से उन सबको देखने के लिए जाते हैं। उड़ीसा पपेट फोक थिएटर की हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो इंडिया की स्टेट्स हैं वहाँ अलग अलग तरह का थिएटर होता है। जैसे वेस्ट बंगाल की बात की, वहाँ का जात्रा बहुत पॉपुलर है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी, इंडिया से बाहर भी बहुत पॉपुलर है। जे.एन.के का बांट पत्थर हो गया, गुजरात का भवाई हो गया। रामलीला की बात की, रामलीला अभी भी एक फोक थिएटर के रूप में है और बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर स्टेट में, हर गांव में रामलीला खेली जाती है और लोग बहुत खुशी से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र का जो फोक थिएटर है वो है तमाशा, हरियाणा का जो है वो है स्वांग, और उड़ीसा का जो पपेट थिएटर है वो भी बहुत 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 पॉपुलर है। और ये जितने भी थिएटर हैं, फोक थिएटर हैं, इनका फिर से मैं बताना चाहूँगी, इन जो फोक थिएटर हैं इनमें जो सबसे बड़ी बात है कि इनमें ये जो मेकअप है वो बहुत लाउड होता है, जो डायलॉग्स होते हैं वो भी बहुत लाउड होते हैं, कॉस्ट्यूम्स बहुत लाउड होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रंगों का बहुत इस्तेमाल होता है। स्टार व्यंग भी यूज़ किया जाता है। और जो उस स्टेट की जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशियो पॉलिटिकल हैपनिंग्स होती हैं, उन सभी को फोक थिएटर के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। और फोक थिएटर भारत के देहात में बहुत पॉपुलर एक अंग है लोगों का, और सिर्फ भारत के देहात में ही ये पॉपुलर नहीं है, ये भारत से बाहर भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है फोक थिएटर। और अब ऑडिटोरियम्स की अगर हम बात करें कि ऑडिटोरियम्स कैसे होते हैं, जैसे ये अभी अपने देख रहे हैं कि एक कैसा ऑडिटोरियम है, इसमें लाइट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान होता है कि किस तरह से लाइट्स आप किस तरह से लाइट्स को हैंडल कर सकते हैं। और इंडोर ऑडिटोरियम होता है और एम्फी थिएटर। इंडोर ऑडिटोरियम की बात करें तो इंडोर ऑडिटोरियम वो होता है जहाँ पे सिर्फ आप अंदर शो कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं बालकनी होती है, बालकनी सी बनी हुई है, और आप बालकनी से भी देख सकते हैं, और सिंपल जो ऑडी है वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एम्फी थिएटर होता है। एम्फी थिएटर ओपन थिएटर होता है, चारों तरफ से खुला हुआ, बीच में थिएटर हो रहा है। ये आप देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का थिएटर होता है। ये एक मंच सा बना हुआ है और आसपास सीढ़ियाँ सी हैं जिसमें लोग बैठते हैं। ये एम्फी थिएटर है। ये बाहर इसके लिए आपको किसी छत वत की ज़रूरत नहीं होती। ये इस तरह का थिएटर, इस तरह के ऑडिटोरियम भी बहुत पॉपुलर हैं कि जहाँ पे एक जो आर्टिस्ट, लाइट्स की सुविधा यहाँ पे भी होती है, क्योंकि लाइट्स के बगैर थिएटर करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे अगर दिन में आप कर रहे हैं तो फिर तो आपको लाइट्स की ज़रूरत नहीं, अगर रात में कर रहे हैं फिर तो आपको एम्फी थिएटर में भी लाइट्स की ज़रूरत होती है। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे एम्फी थिएटर हैं जहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं, चाहे बहुत सारे ऐसी जगहों पे एम्फी थिएटर हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी होता है। एक्सपेरिमेंटल थिएटर जैसे एक रूम है, रूम में आसपास आपने चेयर्स लगा दी हैं और वहाँ पे आप अपना कोई छोटा सा प्ले कर रहे हो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, तो उसको आप एक्सपेरिमेंटल थिएटर कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो उसको आप एक छोटे से रूम में आप एक्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप एक्ट कर रहे हैं, तो उसको एक्सपेरिमेंटल थिएटर कहा जा सकता है। इसके अलावा एरिना व्यू थिएटर है। एरिना व्यू थिएटर, जैसे आप देख रहे हैं कि एरिना व्यू थिएटर ये होता है कि जो दर्शकों के बैठने की जो जगह होती है वो ऊंचाई तक होती है, और वो टॉप से जो एक टॉप सीट पे जो बैठा हुआ दर्शक है, जैसे आपने देखा है जैसे फ्लोर्स होते हैं उस तरह के आसपास एक वो बना हुआ है, सर्कल सा बना हुआ जहाँ चारों तरफ लोग बैठे हैं और बीच में थिएटर हो रहा है। इस तरह का जो एरिना व्यू थिएटर, ये रोम में बहुत पॉपुलर रहा है इस तरह का थिएटर। और इसके अलावा नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन ड्रामेटिक आर्ट को नाट्य कहा जाता है नाट्य शास्त्र में।
और जो नाट्यशास्त्र है इसके जो रचयिता थे जिन्होंने इसको इनकी रचना की, नाट्यशास्त्र की जिन्होंने रचना की, उनका नाम था भरत मुनि। और शास्त्र एक ऐसी टर्म है जो भी होली स्क्रिप्चर्स होते हैं या जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें कुछ होली नॉलेज मिले, कुछ ऐसी ख़ास चीज़ों की नॉलेज मिले, उनको हिंदी में शास्त्र कहा जाता है। तो इसीलिए नाट्यशास्त्र इसलिए कहा जाता है कि हमें इनसे नाट्यशास्त्र की जानकारी मिलती है। नाट्यशास्त्र जो है ये कंपाइलेशन है, ये एक ऐसा कंपाइलेशन है जहाँ पे एक एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें जो भरत मुनि ने भारत के अलग अलग जो मुनि हैं जिन्होंने नाट्य से संबंधित, नाट्य विद्या से संबंधित जो भी उनके कार्य हैं, उन कार्यों को भरत मुनि ने जो ये नाट्यशास्त्र है इसमें इकट्ठा किया हुआ है, इसमें उन्होंने जोड़ा हुआ है नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र इसलिए कहा जाता है कि भरत मुनि ने भारत में जितने भी मुनियों ने नाट्य विद्या में काम किया है, उनके जितना भी काम है उनके सारे काम को इस नाट्यशास्त्र में उन्होंने जोड़ा हुआ, इकट्ठा किया है। और जो नाट्यशास्त्र है ये एक एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें आपको नाट्यशास्त्र की सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से जो भी आपको सवाल, जो नाट्य विद्या से जुड़े हुए जो भी सवाल है, उन सब सवालों की जानकारी आपको नाट्यशास्त्र में मिल जाएगी। और जो ये नाट्यशास्त्र है इसमें 37 पेज हैं जो नाट्य विद्या से जुड़े हुए अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनसे डील करते हैं, चाहे वो जो टॉपिक हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या फिर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, कि आप किस तरह से एक नाटक को किस तरह से प्रोड्यूस करोगे, फिर प्रोड्यूस करने के बाद आपका क्या काम है, किस तरह से इसको प्रेजेंट करोगे लोगों के सामने ताकि लोग उसे देखें। प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस के बीच में जो जितनी भी चीज़ें हैं कि आपने एक स्क्रिप्ट ली, फिर स्क्रिप्ट में आपने काम शुरू किया, फिर आपने स्क्रिप्ट में कहाँ एडिटिंग करनी है अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, जहाँ पे आप वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप वो परफॉर्मेंस देने जा रहे हो, वहाँ के जो स्पेक्टेटर्स हैं, दर्शक हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपको कहाँ एडिटिंग करनी है। ये तो इनिशियल स्टेज पे काम हो जाता है। उसके बाद फिर आपने उस स्क्रिप्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, डायरेक्टर किस तरह से काम करेगा, इसमें स्क्रिप्ट में जो रोल है, किरदार हैं, किस आर्टिस्ट को किस तरह का किरदार दिया जाएगा, कौन सा आर्टिस्ट किस किरदार में फिट बैठता है, ये सारी चीज़ें तो बहुत इनिशियल स्टेज पे आती हैं। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती हैं फिर आपको एक जगह चाहिए होती है जहाँ आपने रिहर्सल करनी है। रिहर्सल का टाइम कितना आप रखोगे, कितनी देर रिहर्सल करोगे, कितने दिन रिहर्सल करोगे, उसके बाद आप कहाँ आप संगीत का इस्तेमाल करोगे नाटक में, कहाँ आपकी लाइट्स कैसी होंगी, किस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे, और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये सारी चीज़ें इस नाट्यशास्त्र में एक एक चीज़ का डिटेल से विवरण दिया गया है, भरत मुनि ने दिया है। और जो नाट्यशास्त्र है इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें टोटल 37 चैप्टर है, और ये जो नाट्यशास्त्र है ये पौराणिक गाथाओं पर आधारित है। अगर कोई नाट्यशास्त्र पढ़ना चाहे तो उसमें इन चीज़ों के अलावा ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें ये जो पूरा का पूरा नाट्यशास्त्र है ये पौराणिक गाथाओं पर आधारित है। कहा जाता है कि नाट्यशास्त्र जो नाटक है उसकी जो रचना है वो ब्रह्मा जी ने की थी, जिनको गॉड ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। तो एंटरटेनमेंट की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से नाटक की रचना की गई, ब्रह्मा जी ने की थी, कि जो डेली लाइफ की जो भागदौड़ होती है उससे जो इंसान थक के अपना मनोरंजन कैसे करे नाटकों के ज़रिए, तो उसकी रचना ब्रह्मा जी ने की थी। ब्रह्मा जी ने ही 4 वेदों की रचना की थी। तो और कहा जाता है कि जो 5वां वेद है नाट्य वेद, उसकी रचना भी ब्रह्मा जी ने ही की थी। तो जैसे ऋग्वेद की हम बात करें, ऋग्वेद रेसिटेशन के लिए, जिसमें रेसिटेशंस हैं। सामवेद में संगीत है, गीत हैं, और अर्थवेद जो है वो आपकी भावनाओं का समावेश है। यजुर्वेद में जो यजुर्वेद है उसमें ये बताया गया कि नाटकीय व्यवहार कैसा होता है। इन चारों वेदों में यही चीज़ें जो क्रक्स है उनका ये है कि ऋग्वेद में रेसिटेशन है, सामवेद में म्यूज़िक है, सॉन्ग है, गीत हैं, अर्थवेद में आपकी भावनाओं का समावेश है, यजुर्वेद में नाटकीय व्यवहार कैसा है। तो इन सब चारों वेद का जो समावेश है वो
नाट्यवेद है, जिसको नाट्य शास्त्र भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो 5वां वेद है नाट्यवेद, उसकी रचना ब्रह्मा जी ने ही की थी। और इन चारों जो वेद हैं, इनका जो समावेश है, इनका जो क्रक्स है, वो नाट्यवेद में है। इसके अलावा जो 9 रस जिनके हम बात करते हैं, जो 9 रस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी परफॉर्मेंस के, नाटकों के लिए बहुत ज़रूरी है। नाटक जो है, नाट्यशास्त्र, वो 9 रसों पर आधारित है, 9 रसों का से बना हुआ है। तो 9 रसों का समावेश है नाट्यशास्त्र में। सबसे पहले तो हम श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मतलब होता है कि खूबसूरती, कि कितना खूबसूरत है, कितनी खूबसूरती से आपने इसको दर्शाया हुआ है। उसके बाद हास्य रस यानी कॉमेडी। उसके बाद रुद्र यानी गुस्सा, जो ये भी जब आप एक्ट कर रहे हो, आपको कॉमेडी करनी है, आपको खूबसूरती भी लानी है, आपको गुस्सा भी करना है। इसके अलावा करुण रस यानी कंपैशन। और देन कम्स वीर रस, बहादुरी। ये भी आपको अपने, अगर आपका कोई ऐसा किरदार हो जिसमें आपको वीर रस दर्शाना है, तो आप कैसे दर्शाएंगे एक वीर रस। उसके बाद आता है अद्भुतम, कि आप किसी चीज़ को देखकर कैसे हैरान हो रहे हो, कैसे एकदम से वॉन्डर कर रहे हो कि कैसे हो गया। उसके बाद शांतम, कि आप कैसे शांत हो रहे हो, शांति से कैसे चीज़ को शांति से ले रहे हो। उसके नेक्स्ट कम्स भयानकम, कि आप किसी चीज़ को लेकर कैसे डर गए हो। और उसके बाद कम्स विभावस्तम होता है कि घृणा, नफरत। तो ये सारे 9 रसों का समावेश जो है वो मिलकर नाट्यशास्त्र बनाता है। और इसके अलावा जो हर जो रस हैं वो उसको एक रंग दिया गया है। जैसे हम लोग बात करते हैं अगर श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस जो खूबसूरती का प्रतीक है, उसका जो रंग है वो लाइट ग्रीन रंग है। अगर हास्य रस की बात करें तो हास्य रस का जो रंग है वो सफ़ेद रंग है। रुद्र जो गुस्सा है, गुस्से का जो रंग है वो लाल है। करुणा का जो रस है वो ग्रे है। और वीर रस जो है वो येलोइश आता है, पीला सा आता है। शांतम यानी शांत रस है, सफ़ेद होता है। अद्भुतम यानी हैरान कर देने वाला रस जो होता है वो येलो है। भयानकम जो है वो भयानकम जो रस है वो काला है। और इसके अलावा जो विभनास्तम जो घृणा वाला जो रस है वो भी ब्लू है, यानी नीला है। तो ये इन रसों के समावेश से बनता है ये जो 9 रस हैं, ये इन 9 रसों का जो समावेश है वो नाट्यशास्त्र में है। और ये किसी भी नाटक को करने के लिए इन 9 रसों का समावेश बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भरत मुनि ने ये भी लिखा है कि आप अपने हाथों के ज़रिए किसी भी चीज़ को नाटक करते हुए अपने हाथों के इस्तेमाल से चीज़ों को व्यक्त कर सकते हो कि आप क्या बताना चाह रहे हो। आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो और ये चीज़ें आपको बिल्कुल आपके जेस्चर्स, आपकी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं कि आप कौन सी इमोशन बताना चाहते हो, किस तरह की सिचुएशंस आप बताना चाहते हो, किस तरह से दर्शकों में एक्साइटमेंट क्रिएट करते हो। ये सब आप अपने हाथों के इस्तेमाल से कर सकते हो। इसके अलावा भरत मुनि ने जब नाट्यशास्त्र की रचना की तो उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह के वाद्य यंत्र, किस तरह के गीत आप इस्तेमाल कर सकते हैं नाट्यशास्त्र में, जिनको ध्रुवास कहते हैं। जैसे तार वाले जो यंत्र होते हैं जो आप नाटक में इस्तेमाल करते हैं, उनको ताता कहते हैं। जैसे सितार हो गया, वीणा हो गया, ये सारे यंत्र हैं जिनको ताता कहते हैं। ये तार वाले यंत्र हैं। इसके अलावा जो हवा भरने वाले यंत्र हैं जिनको सुशिरा कहते हैं, ये भी आप नाट्य शास्त्र में इस्तेमाल किए। जब आप नाटक कर रहे हैं तो आप इन यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बांसुरी हो गई जिसमें आप हवा भर सकते हैं। और उसके अलावा ताल वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे बांसुरी हो गई। ताल वाद्य यंत्र, माफ़ कीजिएगा, ताल वाद्य यंत्र होते हैं जैसे तबला हो गया, ढोलकी हो गई। और हवा भरने वाले यंत्र हो गए जैसे बांसुरी होती है, शहनाई होती है। और फिर एक और उन्होंने बोला कि गाना जैसे होता है, जैसे झाज, मंजीरे, ये जब देहात में आप फोक थिएटर कर रहे हैं या आप रामलीला कर रहे हैं तो आप या आप किसी फोक टेल को उठा लिया या आपने किसी बंगाल में जैसे यात्रा कर रहे हैं तो उसमें झाज मंजीरे का बहुत काम होता है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के झाज मंजीरों का इस्तेमाल, इस तरह के यंत्रों का इस्तेमाल बहुत
किया जाता है। और नाट्य शास्त्र, इसके अलावा ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जो नाट्य शास्त्र है ये मिक्सचर है, ये समावेश है रसों का, भावों का, अभिनय का, और किस तरह से आप अपने नाटक में आप किस तरह से कितने रस ला सकते हैं, किस तरह से अभिनय करते हैं, किस तरह से आप भाव लाते हैं, ये सारी चीज़ें आप इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, इन सब का जो मिक्सचर है वो नाट्य रस में है। और नाट्य रस में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों की ऐसी डिटेल हैं जो ये बताती हैं कि जो नाट्य शास्त्र है भारत का, वो एक बहुत ही डेवलप्ड, बहुत ही डेवलप्ड एक आर्ट है। और एंशिएंट पीरियड से ही, पुराने काल से ही ये विकास की ओर चलता जा रहा है, ये आज तक बढ़ता ही जा रहा है। कि जैसे मैंने आपसे बात की थी कि मंच एक वो हिस्सा होता है जो ऑडियंस से थोड़ा ऊंचा होता है, लेकिन ये इन दोनों चीज़ों को बना के रंगमंच बना हुआ है। और इसके अलावा थिएटर के, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि थिएटर और ड्रामा एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। थिएटर अलग है, ड्रामा अलग है। थिएटर कोई बिल्डिंग हो सकती है जहाँ आप एक्ट करते हैं। थिएटर एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ कोई एक्सपर्ट अपना काम करता है। थिएटर एक ऐसी जगह भी हो सकती है जैसे चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे कोई भी एक्सपर्ट अपना जैसे काम कर सकता है। जैसे हमने ऑपरेशन थिएटर बोला कि एक डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो वहाँ जाके अपना काम कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा है, वहाँ नाटक तो नहीं होता ना। तो नाटक अलग है, ड्रामा अलग है। ड्रामा वो चीज़ है जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हो, डायलॉग्स के ज़रिए, अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए, अपने कॉस्ट्यूम्स के ज़रिए, अपनी लाइट्स के ज़रिए आप परफॉर्म कर रहे हो। एंड इसके अलावा जैसे आप जब आपने अगर आप ऑक्यूपेशन की बात लें कि आपको थिएटर में कुछ काम करना है, इसको आप एज ए प्रोफेशन लेना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आप प्रोड्यूसर, एज ए थिएटर प्रोड्यूसर काम कर सकते हैं, आप एज ए डायरेक्टर काम कर सकते हैं, आप एज ए आर्टिस्ट काम कर सकते हैं, आप एज ए डिज़ाइनर काम कर सकते हैं, आप एज ए लाइट डायरेक्टर काम कर सकते हैं, आप एज ए मेकअप डायरेक्टर काम कर सकते हैं। तो मेकअप में, इसमें थिएटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रोफेशनल गाइडेंस मिले और आप प्रोफेशनली बहुत रिच हो, आपको पता हो कि आप अपने काम में कितने माहिर हो। आप अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन के सारे रूल्स आने चाहिए, आपको सब आना चाहिए कि आपको ब्लॉकिंग कैसे करवानी है, स्टेज का जो क्राफ्ट होता है वो आपको आना चाहिए कोई। और अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपको बिल्कुल अपनी आवाज़ का थ्रो, आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी होंगी, कुछ ऐसी आपको वर्कशॉप्स अटेंड करनी होंगी जहाँ आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको अपनी आवाज़ का थ्रो कैसे करना है, आपको अपनी आइज़ को किस तरह से यूज़ करना है, आपको अपने हैंड्स का यूज़ कहाँ करना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और वो चीज़ ख़राब हो जाती है अगर आप एक्सेस से ज़्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, आपको अपनी वॉइस थ्रो करनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप चिल्लाओ। आपको अपनी आँखों का इस्तेमाल करना है, आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप लगातार अपने हाथों, किसी भी डायलॉग में बोलते बोलते अपने हाथों का इस्तेमाल करो, अपने आइज़ का इस्तेमाल करो। तो वो जहाँ आपको ज़रूरत है वो करिए, नहीं तो जो एक चार्म होता है ना, वो परफॉर्मेंस फीकी पड़ जाएगी, वो इतना मज़ा नहीं आएगा वो करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इसके अलावा बहुत सारे, अगर आप नाटक में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में, बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं, इंडिया में, हमारे भारत में ऐसे कॉलेज हैं जहाँ आपको नाट्य शास्त्र की, थिएटर की नॉलेज दी जाती है, आपको तैयार किया जाता है कि आपको थिएटर करना, तो आपको चाहे वो टेक्निकल पॉइंट हो, चाहे वो एक्टिंग का पॉइंट हो, चाहे वो लाइट डायरेक्शन का पॉइंट हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग का पॉइंट हो। तो इन सब चीज़ों की अलग अलग क्लासेस होती हैं, अलग अलग ये आपको तैयार किया जाता है कि आप थिएटर क्राफ्ट में किस तरह जाओ। तो एक चीज़ मैं फिर से यहाँ बताना चाहूँगी कि दोबारा से बताना चाहूँगी कि भारत में जो नाट्य शास्त्र है ये बहुत पुराने वक्त से चल रहा है और बहुत पुराना है। इसका बहुत विकास हुआ है, तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा विकास हुआ है नाट्य शास्त्र का। और नाट्य शास्त्र के बारे में यही कहा जाता है कि जो नाट्य शास्त्र है इसकी रचना की थी भरत मुनि ने, और भरत मुनि ने उस वक्त
जितने भी भारत में महान मुनि हुए थे जिन्होंने नाट्य विद्या में काम किया था, उन सबके कामों का जो संकलन किया, इकट्ठा किया, वो नाट्य शास्त्र में इकट्ठा किया। और 37 इसमें अध्याय हैं और 37 जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर डील करते हैं नाटक की एक छोटी से छोटी विद्या से लेकर बड़ी से बड़ी तक कि आप कैसे कर सकते हो काम, चाहे वो प्रोडक्शन हो, कोई भी चीज़ जो नाट्य विद्या से जुड़ी हुई है वो नाट्य शास्त्र में आपको आप अगर पढ़ना चाहें तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि जो नाट्य है ये इसकी जो ब्रह्मा जी है उन्होंने इसकी क्रिएशन की थी और उन्होंने ब्रह्मा जी को 4 वेदों का बनाने वाले कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो 5वां वेद है उसकी भी जो सृष्टि है वो ब्रह्मा जी ने की थी। बिल्कुल, निरंतर हमने आपसे यही जानने की कोशिश करी कि किस प्रकार थिएटर यानी कि रंगमंच इसकी उत्पत्ति हुई और नाट्यशास्त्र के माध्यम से आपने हमें बताया, समझाया। अगर एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ें और थिएटर के बारे में और जानने और समझने की कोशिश करें, जैसा कि हम निरंतर कहते हैं कि हर विधा की जो है अपनी एक भाषा होती है, और अगर हम थिएटर की बात करें यहाँ शब्दों के माध्यम से माफ़ कीजिएगा, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम काम करते हैं। क्या संगीत का भी यहाँ पर कोई अहम विषय है? संगीत का तो बहुत जैसे वेदों की हमने बात की थी, तो संगीत का तो बहुत योगदान है नाट्य शास्त्र में। बहुत, जैसे जो 4 वेदों का जो समावेश है वो नाट्य शास्त्र है। तो ऋग्वेद में जैसे मैंने बताया कि ऋग्वेद में रेसिटेशन होती है, जो सामवेद है उसमें म्यूजिक और सॉन्ग है, गीत है, संगीत है। अथर्ववेद में भाव हैं आपके कि आपको भावों को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। यजुर्वेद में कि आप नाटकीय ढंग से कैसे काम कर सकते हैं। तो इन सब का जो समावेश है वो नाट्य वेद है। तो संगीत का तो बहुत बड़ा योगदान है कि अगर आपको सीन चेंज करना है या आप सिर्फ भाव के माध्यम से, गुस्से वाला आप सिर्फ भाव के माध्यम से नहीं दिखा सकते। अगर आपको सपोज आपको तांडव दिखाना है तो तांडव के लिए आपको संगीत बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डांस नृत्य तो ज़रूरी है ही, डायलॉग अगर हैं तो वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको संगीत की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। नृत्य और संगीत भी थिएटर का, नाटक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कह सकते हैं कहीं ना कहीं जहाँ पर हम फोक थिएटर का मंचन कर रहे हैं और उस राज्य की, उस कह सकते हैं उस गांव की, उस समुदाय की अगर हमें रूपरेखा करनी है तो वहाँ पर हम उसके संगीत को अगर डालते हैं, संग्रहित करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और वो अपने आप में ही बहुत सारी बातें कह देता है, बहुत खूबसूरत हो जाता है। और साथ ही साथ जो ये जो फोक, आप जब आप फोक थिएटर कर रहे हो, आप वहाँ उस स्टेट की, चाहे वो बंगाल का जात्रा हो या जम्मू कश्मीर का बाण पत्थर हो, तो अब उस स्टेट का जो संगीत होता है उसको भी उस फोक थिएटर में डालते हैं ताकि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, लोग उससे कनेक्ट हो जाएं कि हाँ ये हमारा है। और वो उसको देखने में जो एक्साइटमेंट होती है ना वो और ज़्यादा बन जाती है। और ये जो फोक थिएटर ये सिर्फ भारत में ही, भारत के देहात में ही ये बहुत पॉपुलर नहीं है, ये भारत के बाहर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। खासकर पपेट्री है जो उड़ीसा का, जैसे मैंने बताया, या बाण पत्थर है, या तमाशा है महाराष्ट्र का, या स्वांग है हरियाणा का, ये तो बहुत बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं भारत से बाहर भी इस तरह के जो फोक थिएटर है। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शहरीकरण हो रहा है, लोग अपने गांव से, अपने राज्यों से विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, और ऐसे में अगर हम अपने राज्य का, अपने गांव का वो थिएटर देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है, जुड़ाव महसूस होता है, लगता है कि शायद हम अपने घर पर बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जो फोक थिएटर है उसमें जो कहीं ना कहीं जो विकास है, जो थिएटर है वो एक विकास के लिए बहुत, चाहे वो फोक थिएटर हो, चाहे वो आधुनिक थिएटर हो, चाहे पुराना थिएटर हो, तो थिएटर जो विकास के लिए थिएटर बहुत काम करता है, लोगों को कहीं ना कहीं टच कर जाता है। अगर खासकर आप फोक थिएटर कर रहे हो, उन्हीं की लैंग्वेज में हो और उन्हीं का म्यूजिक हो, तो उनकी उस स्टेट की, उस जहाँ का थिएटर है, वहाँ की जो सोशियो पॉलिटिकल जो इरा है, वहाँ पे जो हैपनिंग्स हैं या वहाँ की जो सुपरस्टिशंस हैं या अंधविश्वास हैं, उन सबको वो उसके ज़रिए हटाने की कोशिश करता है। और लोगों को कहीं ना कहीं लगता है हाँ ये हमारा है, हमारी भाषा में है, तो जो ये हो रहा है ये वाकई सच है। हम वो एक आईना दिखाता है, एक आईना दिखाता है कि ये हो रहा है और ये सही नहीं है, तो लोग उसे कनेक्ट करते हैं कि हाँ ये हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम में जब थिएटर होता था, वो थिएटर को एज ए टूल यूज़ किया जाता था ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। तो थिएटर एक बहुत बड़ा माध्यम है एक विकास लाने के लिए। और खासकर नुक्कड़ नाटक इतने हो रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कितनी, जो आपके आसपास जो बर्निंग इश्यूज हैं उनको लेकर नाटक होता है, तो ये कहीं ना कहीं हिट करते हैं लोगों के माइंड में।
जी, चाहे हम भारतीय संस्कृति की बात करें या पाश्चात्य देशों की बात करें, तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने खुद कहा कि ये एक बहुत ही एक टूल की तरह, एक अभिन्न अंग की तरह जो है लड़ने के लिए काम में आया है। हालांकि हम आगे के लेक्चर्स में ज़रूर आपसे इसके इतिहास के बारे में, चाहे वो पाश्चात्य देशों की बात की जाए या भारत की बात की जाए, हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन समय यहाँ पर कम है, पर चलते चलते आपसे ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा इसकी क्या भूमिका रहती है, क्योंकि जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा देश भारत, यहाँ पे विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या विभिन्न भाषाओं में हम थिएटर का मंचन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे आपको मैं बताऊं कि भारत सरकार हर साल ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल दिल्ली में जो होता है, जिसको भारत रंग महोत्सव कहते हैं। तो उसमें सिर्फ इंडिया के हर स्टेट से, हर लैंग्वेज में नाटक आते हैं। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कश्मीरी भाषा का कोई नाटक आ जाता है दिल्ली में करने के लिए, या फेस्टिवल में आता है या ऐसे ही आता है, तो लोग उस भाषा को समझ नहीं सकते, लेकिन वो भाषा कश्मीर के लोगों को कि अपनी भाषा उनको कनेक्ट करती है। लेकिन बाहर, अगर आप बाहर ये कल्चर ले जाना चाहें, और भाषा से अच्छा तो कोई माध्यम ही नहीं है, लेकिन अगर लोगों को वहाँ के कल्चर के बारे में बताना हो तो आप वहाँ पे आप इंग्लिश में उसके सबटाइटल्स दिए जाते हैं, ताकि बाहर के लोग समझ सकें। तो हर भाषा में, हर डायलेक्ट में भी जो है वो थिएटर हो रहा है, और वो लोगों को हिट करता है, और बाहर के लोग उसको कॉन्शियस रहते हैं देखने के लिए। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो JNK हो, चाहे वो उड़ीसा हो, उन्हीं की भाषा में अगर थिएटर, या डोगरी हो, तो लोग कनेक्ट करते हैं इसको अपने आप से, जो वहाँ के लोग होते हैं, और बाहर के लोग उसको थ्रू सबटाइटल्स उनकी उस नाटक को समझ सकते हैं और एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, नाटक को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं, जैसा कि काजल जी ने स्वयं कहा। तो काजल जी, आने वाले लेक्चर्स में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं थिएटर पर? बहुत कुछ। थिएटर तो एक बहुत ही बहुत बड़ा है, थिएटर में बहुत कुछ होता है। थिएटर की हिस्ट्री, थिएटर, इंडिया का थिएटर कहाँ है, फोक थिएटर क्या है, और आधुनिक थिएटर क्या है, मॉडर्न थिएटर क्या है, मोनोलॉग्स कैसे होते हैं थिएटर में, बहुत कुछ है थिएटर में करने के लिए, दिखाने के लिए लोग बच्चों को। जी, तो हम यही कहेंगे कि ये हमारा आप सभी से वादा है कि हम जल्द ही थिएटर पर और लेक्चर्स आप सभी के लिए आयोजित करेंगे। ना ही इन लेक्चर्स के ज़रिए हम थिएटर के बारे में और जानेंगे और समझेंगे, पर हम ये भी कोशिश करेंगे कि इन लेक्चर्स के माध्यम से हम इस विधा को सीखने की कोशिश भी करें, लाइव एग्जांपल्स के जरिए, जैसे कि हमने अपनी पिछली सीरीज रेडियो प्रोडक्शन में भी करी थी, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग के मद्देनजर हो या फिर डायलॉग डिलीवरी को ध्यान में रखते हुए। तो जल्दी आपके लिए लेक्चर्स आयोजित किए जाएंगे। आवाज की आवाज या आपको अपनी आवाज को किस तरीके से सुधारना है, इम्प्रोवाइज करना है रंगमंच पर। तो मित्रों, यही हमारा आपसे आश्वासन है कि निरंतर हमें आप लिखते रहें, यानी कि अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो वो भी आप हमें पोस्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी और थिएटर पर और चर्चा होगी। इसी के साथ मैं काजल जी से धन्यवाद लेना चाहूँगी, इन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।